हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बोस नर्सिंग एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आई डिसऑर्डर का कैटरेक्ट। कैटरेक्ट को हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर मोतियाबिंद भी बोलते हैं। कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है, जो आई लेंस होती है उसके अंदर क्लाउडीनेस होने लग जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कैटरेक्ट टॉपिक। तो कैटरेक्ट क्या होता है, जैसे ही हमारी आई है, ये हमारा जो कॉर्निया का पार्ट होता है, ये प्यूपिल है, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर फिल होता है, ये वाला लेंस होता है, यहाँ पे रेटिना होती है। जैसे कि जो भी लाइट रेज आती है, जैसे ये लाइट रेज आ रही है, तो ये क्या करती है, प्यूपिल को क्रॉस करके लेंस के थ्रू जाके रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है, जो हमें तो हमारी जो इमेज होती है वो फॉर्म हो जाती है। बट ये जो लेंस का पार्ट है, लेंस के पार्ट के अंदर क्लाउडीनेस होने लग जाती है। जो प्रोटीन होती है उसका ब्रेकडाउन होता है, वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होने लग जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो इमेज फॉर्म होती है वो अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाती और हमें धुंधला दिखाई देने लग जाता है। इसी लेंस की क्लाउडीनेस की कंडीशन को क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट, और लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसे मोतियाबिंद। तो चलिए हम देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन होती है, क्लाउडीनेस ऑफ ओक्यूलर लेंस। ओक्यूलर का मतलब आई की जो लेंस होती है, ये वाली जो लेंस है, इसके अंदर क्लाउडीनेस हो जाना, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। अदर लेंस बिकम टर्बिड, अनक्लियर एंड ओबेक। जो ये ट्रांसपेरेंट लेंस होती है, ये क्या हो जाती है, ओबेक हो जाती है, अनक्लियर हो जाती है, और टर्बिड मतलब थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी होने लग जाती है। इसके अंदर व्हाइटिश कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है, इसको बोलते हैं कैटरेक्ट। डीनेचुरेशन ऑफ द लेंस प्रोटीन, जो लेंस के प्रोटीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेकडाउन होते हैं। ये ब्रेकडाउन होने के बाद में लेंस के अंदर डिपॉजिट होने लग जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, ये जो कैटरेक्ट होती है ये मोस्टली ओल्ड एजेस में हमें देखने को मिलती है। होती दोनों में, ये बच्चों में भी होती है, ओल्ड एज में भी होती है, बट जो मेन कारण होता है ये ओल्ड एज में ज्यादा होती है, और इसी की वजह से क्या होती है, ब्लाइंडनेस की कंडीशन कॉज होती है, और ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्लाइंडनेस का। आगे हम एटियोलॉजी की अगर बात करें, तो एटियोलॉजी में हम क्या देखने को मिलेगा कि अगर आई के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है, उसकी वजह से भी ये डीनेचुरेशन हो सकता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो सकती है। एग्रीगेशन ऑफ द लेंस प्रोटीन, ये जो लेंस के प्रोटीन थे वो ब्रेकडाउन होते हैं, वो क्या हो जाए, एग्रीगेट होने लग जाते हैं लेंस के अंदर। नेक्स्ट क्या है, अगर हम लॉन्ग टाइम तक स्मोकिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। टॉक्सिसिटी बढ़ने के कारण ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, लेंस के अंदर क्लाउडीनेस हमें देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट जो डायबिटीज मेलाइटस डिजीज होती है, उस कंडीशन के अंदर भी ये कैटरेक्ट फॉर्म हो सकता है। कोई भी आई की अगर इंजरी है, ट्रॉमा की कंडीशन है, उस कंडीशन में भी। नेक्स्ट क्या है, ओकुलर कंडीशन। ओकुलर कंडीशन जैसे कि मायोपिया है, किसी को दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया, ये जो सारी कंडीशंस होती है, आई का जो भी इंफेक्शन है उसकी वजह से भी क्या होता है, कैटरेक्ट फॉर्म हो सकता है। जैसे ग्लूकोमा हो गया, ये सारी चीजों की वजह से भी कैटरेक्ट के फॉर्म होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिक। जेनेटिक में हम देखते हैं कंजेनाइटल कैटरेक्ट, एक टाइप मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके अंदर क्या होता है, जैसे मिजल्स, मम्स, रूबेला, ये सारी कंडीशंस जेस्टेशन पीरियड के अंदर ही अगर होती है बच्चों में, कंजेनाइटल डिफेक्ट हम जिसे बोलते हैं, तो ये जेनेटिक रूप से भी कैटरेक्ट के फॉर्म में हमें देखने को मिलता है बच्चों के अंदर, जिसे हम बोलते हैं कंजेनाइटल कैटरेक्ट। ये हम टाइप में डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कैटरेक्ट का जो क्लासिफिकेशन या फिर कैटरेक्ट के टाइप कौन कौन से होते हैं। तो जो कैटरेक्ट होता है उसको मेनली 3 टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, बेस्ड ऑन द इटियोलॉजी, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द कैटरेक्ट अफेक्टेड। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन द इटियोलॉजी। मतलब इसका ये है कि किस कारण की वजह से जो कैटरेक्ट है वो हो रही है। तो ये इसके मेनली 2 कारण होते हैं। सबसे पहले है कंजेनाइटल, नेक्स्ट है एक्वायर्ड। कंजेनाइटल का मतलब होता है बर्थ के टाइम पे जो डिजीज कंडीशन अपन को प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं कंजेनाइटल डिजीज, या फिर ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंजेनाइटल कैटरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो एंटीनेटल, ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड, जब अगर मदर के अंदर रूबेला, मीजल्स या फिर मम्स के जो इन्फेक्शन है वो अराइज हो जाता है, तो उस कंडीशन की वजह से जो हमारा जो न्यू बेबी बोर्न होता है उसके अंदर हमें कैटरेक्ट देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है एक्वायर्ड, जो हमें बर्थ के बाद में हम उसको अचीव करते हैं, फिर एक्वायर्ड करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से हैं, सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट का मतलब होता है जब एज ऑफ 50 ईयर से ज्यादा पेशेंट है, अगर ओल्ड एज के अंदर या फिर 50 साल के बाद में जब कैटरेक्ट अराइज होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेनाइल कैटरेक्ट। नेक्स्ट है
ट्रोमेटिक कैटरेक्ट, जब भी आई लेंस या फिर आई के अंदर कोई भी ट्रोमा या फिर इंजरी हो जाए, जैसे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट है उसका लगना, या फिर अपन फॉल डाउन होते हैं तब उसका लगना, या फिर कोई भी एक्सीडेंट है उस कंडीशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। नेक्स्ट है टॉक्सिक कैटरेक्ट। टॉक्सिक कैटरेक्ट का जो मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब हम ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिक जो इम्बैलेंस है वो हो जाता है। तो टॉक्सिसिटी के कारण कैटरेक्ट का होना, या फिर प्रोटीन का जो डीनेचुरेशन था या फिर जो ब्रेकडाउन हो रहा था, वो भी क्या है, टॉक्सिसिटी के कारण ही हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं टॉक्सिक कैटरेक्ट। नेक्स्ट है डायबिटिक कैटरेक्ट। जब डायबिटिक मेलाइटस का जो मैंने अभी आपको कोर्स बताया था, डायबिटिक मेलाइटस के कारण अगर कैटरेक्ट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे डायबिटिक कैटरेक्ट। नेक्स्ट है विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज का मतलब ये होता है जब भी आई के अंदर कॉपर का डिपोजिशन होने लग जाता है, जो भी आदमी होते हैं वो या तो कॉपर की ज्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं, जो गोल्ड वगैरह बनाते हैं, केमिकल फैक्ट्रीज होती है, कॉपर होता है वहां पे, वो क्या होता है आई के अंदर धीरे धीरे डिपॉजिट होने लग जाता है। उस कंडीशन की वजह से जो कैटरेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं विल्सन डिजीज कैटरेक्ट। नेक्स्ट है रेडिएशन। रेडिएशन क्या है, जब कोई भी पेशेंट है या फिर जो भी आदमी है, क्लाइंट है, वो क्या हो रहा है, रेडिएशन के कांटेक्ट में ज्यादा रह रहा है। जैसे जो फिशरमैन्स होते हैं, समुद्री इलाके में जो मछुआरे होते हैं, वो क्या हो रहे हैं, यूवी रेडिएशंस होते हैं सन्स के, वो वाटर में रिफ्लेक्ट होते हैं, उसकी वजह से या फिर ज्यादा रोशनी की वजह से क्या हो रहा है, उनके अंदर कैटरेक्ट होने के ज्यादा चांसेस हो रहे हैं। ज्यादा फोन यूज करना, जो अपन सारे टाइम पे रील स्क्रॉल करते रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं, उस कंडीशन की वजह से भी क्या हो सकता है, हमें कैटरेक्ट होने की चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है जो कैथ लैब होती है, लेबोरेटरीज के अंदर क्या है, जो रेडिएशंस होते हैं, एक्सरे रेडिएशन होते हैं, ये सारे कॉस्मिक रेडिएशन होते हैं, ये सारे इनकी वजह से क्या हो सकता है, कैटरेक्ट होने के चांसेस होते हैं। तो ये जो मैंने डिस्कस किया था कंजेनिटल और एक्वायर्ड इटियोलॉजी के बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट लोकेशन के बेसिस के ऊपर। तो लोकेशन के बेसिस के ऊपर मेनली इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है न्यूक्लियर, कॉर्टिकल, सब कैप्सुलर और कैप्सुलर। तो चलिए मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूं। जैसे समझिए ये हमारी लेंस है, ये लेंस है, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको हमने एन से डिनोट कर दिया। इसके बाहर में ये होता है कॉर्टिकल पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, सब कैप्सुलर पार्ट, और ये यहाँ पे होता है कैप्सुलर पार्ट। ठीक है, जब सेंटर के अंदर जो ओपेसिटी हो रही है लेंस की, या फिर क्लाउडीनेस हो रहा है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे न्यूक्लियर कैटरेक्ट। यहाँ पे अगर क्लाउडीनेस हो रहा है लेंस का तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर कैटरेक्ट। नेक्स्ट है कॉर्टिकल। ये जो कॉर्टिकल पार्ट होता है जस्ट आफ्टर द न्यूक्लियस, अगर इसके अंदर ओपेसिटी हो रही है तो इसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल कैटरेक्ट। नेक्स्ट है सब कैप्सुलर। ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है इसको अपन कैप्सूल बोलते हैं, ये वाला, इसका जो ये वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे सब कैप्सुलर। कैप्सूल के जस्ट बिलो उसको बोलेंगे सब कैप्सुलर। तो ये एंटीरियर साइड में भी हो गया, ये पोस्टीरियर साइड में भी हो गया। तो ये क्या हो गया, सब कैप्सुलर एंटीरियर कैटरेक्ट, सब कैप्सुलर पोस्टीरियर कैटरेक्ट, पीछे की साइड वाला। ये 2 टाइप में होता है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ऐसे ये जो कैप्सुलर पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कैप्सूल का पार्ट होता है लेंस का, अगर यहाँ पे हो रहा है तो ये वाली साइड तो हो गई एंटीरियर, ये वाली साइड हो गई पोस्टीरियर। तो इसमें भी 2 पार्ट हो गए, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो ये मैंने लोकेशन के बेसिस पे आपको 4 चीजें बता दी। फर्स्ट है न्यूक्लियर, जो अगर सेंटर के लेंस के सेंटर के अंदर ओपेसिटी हो रही है तो उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर कैटरेक्ट। नेक्स्ट है कॉर्टिकल, जस्ट आफ्टर द न्यूक्लियस कॉर्टिकल पार्ट जो प्रेजेंट होता है उसमें ओपेसिटी हो रही है तो उसको हम बोलेंगे कॉर्टिकल कैटरेक्ट। नेक्स्ट क्या है, सब कैप्सुलर। कैप्सूल जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये कैप्सूल आप समझिए पहले। कैप्सूल क्या होता है, आउटर पार्ट होता है, इसमें भी एंटीरियर आगे वाला पार्ट, पोस्टीरियर पीछे वाला पार्ट। तो इसमें 2 टाइप हो गया, एंटीरियर और पोस्टीरियर। जस्ट बिलो द कैप्सूल कॉर्टिकल क्या होता है, ये सब कैप्सुलर पार्ट प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में। तो ये भी 2 पार्ट में हो गया, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट। तो ये था लोकेशन के बेसिस के ऊपर 4 टाइप में डिवाइडेड। नेक्स्ट आता है डिग्री के बेसिस के ऊपर कैटरेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड में क्या होता है, थोड़ा बहुत क्लाउडीनेस हमें देखने को मिलता है, जबकि उसमें थोड़ा ब्लरी विजन आता है, लेकिन ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है, ये अपने आप सही भी हो सकता है और इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती। इसको हम बोलते हैं माइल्ड। मॉडरेट में क्या होती है, हाफ ऑफ द लेंस विल बी ओपेक या फिर गेट क्लाउडीनेस, आधे या फिर आधे से ज्यादा लेंस के अंदर क्या होता है, क्लाउडीनेस होने लग जाता है। नेक्स्ट क्या, सीवियर। सीवियर में क्या होता है, पूरा लेंस है वो क्या होगा, क्लाउडीनेस से हो जाएगा या फिर ओपेक हो जाएगा, अनक्लियर हमें देखने को मिलेगा। इस कंडीशन के अंदर हमें क्या होगा, सर्जरी करवानी पड़ेगी।
बिना सर्जरी हम इस कंडीशन को ट्रीट नहीं कर सकते। तो ये बेसिस पे था, डिग्री के बेसिस पे। तो एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं। एटियोलॉजी के बेसिस के ऊपर था 2, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड। नेक्स्ट था लोकेशन के बेसिस के ऊपर न्यूक्लियर, कोर्टिकल, सब कैप्सुलर एंड कैप्सुलर। नेक्स्ट था डिग्री के बेसिस के ऊपर माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन ऑफ द कैटरेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कैटरेक्ट के कुछ साइन और सिम्टम्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं ब्लरिंग ऑफ द विजन। ये क्या है? अर्लीस्ट साइन है, अर्लीस्ट साइन ऑफ द कैटरेक्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, अर्लीस्ट साइन ऑफ द कैटरेक्ट। तो वो क्या होता है? ब्लरिंग ऑफ द विजन। पेशेंट को धुंधला दिखाई देने लग जाता है बिकॉज ऑफ द क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस। नेक्स्ट क्या है? पेनलेस विजन लॉस। पेशेंट में विजन लॉस होने लगेगा, मतलब वो ब्लाइंडनेस की तरफ चला जाएगा। ये पेनलेस क्यों होता है? इसके अंदर पेन क्यों नहीं होता? बिकॉज लेंस के अंदर कोई भी नर्व सप्लाई नहीं होती, नो नर्व सप्लाई प्रेजेंट इन द लेंस ऑफ द आई। नेक्स्ट क्या है? फोटोफोबिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? कलर्ड हेलोस। कलर्ड हेलोस क्या होता है? जैसे बारिश होती है तो कुछ पानी के बूंदों से हमें क्या देखने को मिलता है? रेनबो का फॉर्मेशन होता है। उसी प्रकार से जो लेंस के अंदर थोड़े बहुत जो क्लाउडीनेस हो चुका है, क्लाउडीनेस या फिर जो प्रोटीन ब्रेकडाउन था, उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? कलर्ड जैसा फॉर्मेशन होने लगता है आईज के अंदर। तो ये क्या होगा? कलर्ड हेलोस हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है मल्टीपल फोकस पॉइंट। मल्टीपल फोकस पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है? जैसे ये था हमारा लेंस, यहाँ पे है रेटिना प्रेजेंट है, ये रेटिना प्रेजेंट है। यहाँ से जो लाइट रेज आती है फ्रेंड्स, ये कॉर्निया का पार्ट है, यहाँ से जो लाइट रेज आती है वो लेंस के थ्रू जाके रेटिना में फॉर्म होती है और हमारी इमेज है वो फॉर्म हो जाती है। ये एकदम स्ट्रेट लाइन में जाएगी, जैसे ये लाइन है, यहाँ से जो लाइट आई वो क्या होगा? रेटिना के ऊपर फॉर्म होती है। बट ड्यूरिंग कैटरेक्ट की कंडीशन में जो यहाँ पे ओपेसिटी हो चुकी है, उसकी वजह से क्या होगा? ये जो लाइट है वो उसकी क्या हो जाएगी? स्कैटरिंग होने लग जाएगी। तो स्कैटरिंग की वजह से क्या होगी? इसकी इमेज रेटिना के ऊपर ना फॉर्म होके उसके ऊपर या फिर नीचे की तरफ फॉर्म होने लग जाएगी। अगर एक तो रेटिना के ऊपर फॉर्म हो रही है, एक ऊपर की साइड में फॉर्म हो रही है, तो हमें क्या होगा? 2 इमेजेस फॉर्म होने लग जाएगी। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डिप्लोपिया की कंडीशन। क्या बोल रहा हूं मैं फ्रेंड्स? जब रेटिना के ऊपर 2 इमेजेस का फॉर्मेशन होने लग जाता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बिकॉज ऑफ द क्लाउडीनेस प्रेजेंट इन द लेंस, दैट विल कॉज डिप्लोपिया। 2 इमेजेस का फॉर्मेशन होना डिप्लोपिया कहलाता है। नेक्स्ट चीज क्या है? पोलोपिया, पोलियोपिया। पोलियोपिया का मतलब क्या है? 2 से ज्यादा इमेजेस का फॉर्मेशन होने लगना। जैसे एक इमेज यहाँ पे थी, एक रेटिना के ऊपर थी, एक यहाँ पे होने लगी, एक यहाँ पे होने लगी, 2 या फिर 2 से ज्यादा इमेजेस का फॉर्मेशन होने लगना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलियोपिया। 2 कंडीशन थी मल्टीपल फोकस पॉइंट के अंदर, डिप्लोपिया एंड पोलियोपिया। नेक्स्ट क्या है? डिक्रीज कलर परसेप्शन। जैसे हम कलर को परसीव करते हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, जो भी ये सारे कलर है वो हमें अच्छे से हम परसीव नहीं कर पाएंगे। जो भी लाइट कलर्स है उनको तो हम बिल्कुल भी अच्छे से परसीव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे थे इसके साइन और सिम्टम्स ऑफ द कैटरेक्ट। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। ये सारी चीजें करने के बाद में सबसे पहले आता है स्लिट लैंप एग्जामिनेशन। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, इस कंडीशन में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जब हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं उसके अंदर हमें 3 कंडीशंस देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो आती है सनफ्लावर कैटरेक्ट। सनफ्लावर कैटरेक्ट क्या है? आई के अंदर हमें सनफ्लावर जैसा फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। कैसा फॉर्मेशन? सनफ्लावर होता है, जो सूर्यमुखी होती है उसकी तरह का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। उस कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन में होता है? विल्सन डिजीज में। मैंने आपको कोजेस के अंदर बताया था विल्सन डिजीज किसकी वजह से होती है? कॉपर के डिपोजिशन होने की वजह से, आइस के अंदर कॉपर का डिपोजिशन होता है, उसकी वजह से क्या होती है? विल्सन डिजीज, जिसको हम बोलते हैं। और विल्सन डिजीज क्या कॉज कराती है? सनफ्लावर कैटरेक्ट हमें देखने को मिलेगा जब हम उसका इवैल्यूएशन करेंगे। नेक्स्ट क्या है? रोस्टे कैटरेक्ट। रोस्टे कैटरेक्ट क्या है? इसके अंदर जो आईज है उसके अंदर रेडनेस का फॉर्मेशन होने लगेगा। आंख क्या होगी? हमें रेड रेड कलर की दिखाई देने को मिलती है। ये किस कंडीशन में होता है? ट्रोमा की कंडीशन में। अगर पेशेंट के अंदर ट्रोमा हो गया इसके अंदर तो वो रोस्टिक कैटरेक्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है? व्हाइट फ्लेक्स। जैसे ये लेंस है, इसके अंदर जो क्लाउडीनेस का फॉर्मेशन था ये क्या है? व्हाइट व्हाइट कलर में अपीयर होता है बाहर की तरफ से। अगर हम देखेंगे तो ये कौन सी कंडीशन में ज्यादा देखने को मिलता है? डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में देखने को मिलता है। ये हम 3 एग्जामिनेशन किसके थ्रू करेंगे? स्लिट लैंप एग्जामिनेशन के थ्रू हम करते हैं। आगे हम अगर बात करें रेड रिफ्लेक्स टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। एक रेड रिफ्लेक्स टेस्ट,
इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम रेड लाइट का रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फिर रेड लाइट से हमें उसे दिखाना होता है। जैसे पेशेंट है हमारे पास, हम क्या करेंगे, रेड लाइट लेंगे और उसकी आइज के ऊपर हम उसको फोकस करवाएंगे। आइज के ऊपर अगर फोकस करवा रहे हैं, अगर वो रेड लाइट को रिफ्लेक्स कर पा रहा है तो उसका मतलब क्या है, प्रेजेंट अगर रेड रिफ्लेक्स, तो वो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन होती है। अगर रेड लाइट ली हमने, वो उसको फोकस करवाई और उसका रिफ्लेक्स हो रहा है, रेड लाइट का रिफ्लेक्स हम पेशेंट में देखने को मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या है, अपनी आइज नॉर्मल है। नेक्स्ट चीज क्या है, अगर वो रिफ्लेक्स उसके अंदर एब्सेंट है, रेड लाइट का रिफ्लेक्स एब्सेंट है, तो वो कौन सी कंडीशन हो सकती है, कंजेनिटल कैटरेक्ट के अंदर ये मोस्टली हमें देखने को मिलता है। या फिर दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, रेटिनोब्लास्टोमा। अगर रेटिना के अंदर कोई भी ट्यूमर का फॉर्मेशन हो चुका है, उस कंडीशन को बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा। दो चीजें, रेटिनोब्लास्टोमा। नेक्स्ट, कंजेनिटल कैटरेक्ट के अंदर हमें जो रेड रिफ्लेक्स टेस्ट है वो क्या हमें एब्सेंट देखने को मिलता है। ये सारा था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम डिस्कस करेंगे कैटरेक्ट का जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से हम करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैटरेक्ट का मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें करना है अवॉइड कॉजेज। जो भी हमारे कॉजेज थे, जैसे डायबिटिक मेलाइटिस है, उसको हमें कंट्रोल में लेके आना है। कोई भी इंजरी थी तो इंजरी, फर्दर इंजरी से प्रिवेंट करना है, या फिर जो हम स्मोकिंग करें तो उसको अवॉइड करना है। ये सारी चीजें थी जो हमें कॉज कर रही थी कैटरेक्ट को, उन सबको चीजों को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। अब कैटरेक्ट हो ही चुका है तो हम क्या करेंगे, प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे विटामिन ए, सी एंड ई। ये विटामिन ए, सी एंड ई क्या बोलते हैं, इनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये क्या होता है, जो टॉक्सिसिटी हो चुकी है हमारी बॉडी में या फिर जो लेंस के अंदर, उसको कम करेगी या फिर रिमूव करने की कोशिश करती है। तो ये हमारा जो बेसिक मैनेजमेंट होता है, सबसे पहले जो कोज है उनको अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्या, प्रोवाइड एंटीऑक्सीडेंट्स। अब जो कैटरेक्ट है उसका एक फाइनल ट्रीटमेंट होता है सर्जरी। तो सर्जरी हम किस किस प्रकार से हम परफॉर्म करते हैं, तो सबसे पहले हम सर्जरी देखते हैं, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। नाम से हम अगर समझने की कोशिश करें, इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, जो जैसे ये पूरा लेंस है, तो इस पूरे लेंस को क्या करना, हमें बाहर निकाल देना है। ये अगर पूरे लेंस को रिमूव कर देंगे, एब्सेंस ऑफ लेंस को क्या बोलते हैं अपन, अफेक्सिया। अफेक्सिया हम क्या बोलते हैं, एब्सेंस ऑफ द लेंस। या फिर जो कैप्सूल है उसको हम क्या बोलेंगे, अफेक्सिया। हमें क्या करना है, एक 10 mm का इंसिजन लगाना आई के अंदर। उसके बाद में हम जो कैप्सुलर पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, पूरे को बाहर निकाल देते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अफेक्सिया। ये इसके अंदर 10 mm का एक इंसिजन लगता है। इस इंसिजन लगाने के बाद में हम क्या करेंगे, अगर जो हमने लेंस ही निकाल दी तो हमें क्या जरूरत है, दूसरे लेंस की रिप्लेसमेंट की जरूरत है। तो जैसे ये यहाँ पे लेंस है, ये यहाँ पे हमारा प्यूपिल था, तो जो हम जो न्यू लेंस को रिप्लेस करेंगे वो हम कहाँ पे करते हैं, न्यू लेंस रिप्लेसमेंट एट एंटीरियर टू द प्यूपिल। प्यूपिल के जस्ट बिफोर हम क्या करेंगे, नए लेंस को रिप्लेस कर देते हैं। एक बार फिर से समझाता हूँ, ICCS इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन क्या होता है फ्रेंड्स, इसके अंदर एक 10 mm का इंसिजन लगाते हैं। उसके बाद में जो लेंस है उसको पूरे को कंप्लीटली बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद में लेंस को निकाल लिया तो हमें क्या करना है, नया लेंस लगाना है। तो वो हम नया लेंस कहाँ पे लगाएंगे, जस्ट बिफोर द प्यूपिल पार्ट। ये प्यूपिल पार्ट है, जस्ट बिफोर द प्यूपिल पार्ट हम नया लेंस को रिप्लेस करते हैं। इसके अंदर इंसिजन लग रहा है, मतलब सूचरिंग की भी हेल्प हो रही है, तो ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड एक केस होता है। इसके बाद में एक मॉडिफाइड हमने फिर से एक यूज में लिया था जिसका नाम आता है ECCS, एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे ये लेंस है, इसके अंदर यहाँ पे था एंटीरियर पार्ट, ये था पोस्टीरियर पार्ट, ये एंटीरियर पार्ट एंड दिस इज पोस्टीरियर पार्ट। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पूरे लेंस को निकाल लेते हैं, बट द पोस्टीरियर पार्ट इज रिमेन एट इट्स प्लेस ओनली। इस कंडीशन में क्या होता है, होल लेंस एक्सट्रैक्टेड बट नॉट पोस्टीरियर कैप्सूल। इस कंडीशन में क्या होता है, जो पोस्टीरियर कैप्सूल का पार्ट है उसको हम वहीं पे रहने देते हैं और उसके आगे वाला जितना भी पार्ट है उसको हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। इसके अंदर कैसे ये प्रोसीजर होता है, इसके अंदर हम एक 6 mm का इंसिजन लगाते हैं, मतलब इसके अंदर भी हमें सूचरिंग की नीड होती है। तो अगर ये हमने निकाल लिया यहाँ से सूचर, फिर 6 mm का इंसिजन लगाने के बाद में तो हम क्या करेंगे, जो नया
लेंस हमें रिप्लेस करना है वो हम कहाँ पे करेंगे, पोस्टीरियर टू द कैप्सूल। ये जो कैप्सूल था ये पोस्टीरियर पार्ट पे हम क्या करते हैं, नए लेंस को रिप्लेस कर देते हैं। दो कंडीशन मैंने आपको बताई, ICCS इंट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे 10 mm का इंसिजन लगाना है, उसके बाद में क्या करना है पूरे लेंस को बाहर निकालना है, फिर प्यूपिल के पहले की साइड में हमें क्या लगाना है, जो नया लेंस को रिप्लेस करना है वो हमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ECCS एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। इसके अंदर क्या होता है, सर्जरी में क्या होता है, होल लेंस को हम बाहर निकालेंगे बट जो पोस्टीरियर कैप्सूल है उसको हम क्या करते हैं वहीं पे रहने देते हैं। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, 6 mm का इंसिजन लगाना है, फिर जो पोस्टीरियर पार्ट है उसको रहने देंगे और पूरे लेंस को हम बाहर निकालेंगे। जो नया लेंस हम लगाएंगे वो कहाँ पे लगाएंगे, पोस्टीरियर कैप्सूल के ऊपर ही हम लगाते हैं। ये इन सब चीजों में कॉम्प्लिकेशन आने लग गए थे फ्रेंड्स, इन्फेक्शन होने लग गया था, सुचरिंग हमें बहुत ज्यादा करनी पड़ रही थी। तो लास्ट में एक क्या हुआ, साइंटिस्ट आया और उन्होंने कौन सा बताया, फैको इमल्सिफिकेशन। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फैको इमल्सिफिकेशन, फैको मतलब लेंस, इमल्सिफिकेशन मतलब उसका जो लिक्विड फॉर्म है उसको बाहर निकालना। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, टाइनी इंसिजन लगाते हैं, एक छोटा सा इंसिजन लगता है आंख के अंदर। अगर उसमें सुचरिंग की कोई नीड नहीं होती, वैसे भी अगर नीड होती है तो भी मिनिमम एक सुचर की नीड होती है। इसमें एक टीनी इंसिजन लगाते हैं हम। इस टीनी इंसिजन लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, एक प्रोब आता है जो अल्ट्रासाउंड क्रिएट करता है जिसके अंदर वाइब्रेशंस होते हैं। हम क्या करेंगे, टीनी इंसिजन लगाएंगे, एक प्रोब होता है अल्ट्रासाउंड प्रोब जिसे हम बोलते हैं, उसको हम इंसर्ट करते हैं, वो जनरेट करेगा वाइब्रेशंस। कितने वाइब्रेशन, 4000 टाइम्स वाइब्रेशन वो जनरेट करता है। फिर वो जनरेट करने के बाद में जो हमारे क्लाउडीनेस था, जो प्रोटीन डिपॉजिट हो गया था, उसको क्या करे, वो ब्रेक डाउन कर देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में वो तोड़ देता है। ये वाइब्रेशन क्या करता है, उन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्पफुल होते हैं। फिर जब वो छोटे छोटे पार्ट्स में जाते हैं तो हम उसको क्या कर लेते हैं, सक्शन करवा लेते हैं, उनको बाहर निकाल लेते हैं। ये इसका प्रोसीजर होता है। इसके बाद में जो हम नया लेंस है वो हमें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। ये एक कॉमन सा प्रोसीजर है और आज के टाइम में ये प्रोसीजर सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, फैको इमल्सिफिकेशन। छोटा सा इंसिजन लगाना है, अल्ट्रासाउंड प्रोब इंसर्ट करना है, वाइब्रेशन क्रिएट करने हैं जो प्रोटीन को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में डिवाइड करता है, फिर हमें क्या करना है, सेक्शन करवा लेना है और जो नया लेंस है उसको हम रिप्लेस कर देना। तो ये सारा पार्ट था सर्जरी का। हमने सर्जरी के बारे में डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करेंगे आफ्टर सर्जरी या फिर पोस्ट ऑपरेटिव हमें क्या क्या केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, पोजीशन प्रोवाइड करनी है। तो जो हमारा पेशेंट है उसको हम क्या करेंगे, सुपाइन पोजीशन में तो बिल्कुल नहीं रखेंगे, ना प्रोन पोजीशन में रखेंगे। जो पेशेंट की पोजीशन होगी उस वो क्या होगी, हेड को हमें थोड़ा बहुत एलिवेट करना है। हेड को एलिवेट करने के साथ में साइडलाइन पोजीशन हमें प्रोवाइड करनी है। साथ में हमें ध्यान रखना है जो अनअफेक्टेड पार्ट है वो नीचे की साइड में होना चाहिए, जो अफेक्टेड पार्ट है वो हमेशा ऊपर की साइड में होना चाहिए। जो हमारी साइडलाइन पोजीशन कौन सी होगी, अनअफेक्टेड साइड से होगी। नेक्स्ट क्या है, अवॉइड हार्ड कफिंग, स्नीजिंग, वेट लिफ्टिंग, अवॉइड कॉन्स्टिपेशन। हमें पेशेंट को क्या बोलना है कि जोर से खांसी नहीं करनी, छींक नहीं लेनी, या फिर जो हैवी वेट लिफ्टिंग है वो नहीं करनी। कॉन्स्टिपेशन का हमें ध्यान रखना है। अगर पेशेंट में अगर कॉन्स्टिपेशन हो भी गया है तो हमें पेशेंट को क्या प्रोवाइड करना है, हाई फाइबर डाइट प्रोवाइड करनी है। जैसे सलाड्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करने, कुकुम्बर हो गया, ये सारे टोमेटोज हो गए, ये सारे हमें पेशेंट को प्रोवाइड करने हैं, जो क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्या करना है, अवॉइड, पेशेंट को हमें एडवाइस देनी है कि टीवी से दूर रहे। मतलब एटलीस्ट 15-20 दिन तो पेशेंट को टीवी से दूर ही रहना है, क्योंकि टीवी से पेशेंट में क्या होगा, कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, मोबाइल फोन से दूर रहना है, ब्राइट लाइट के कांटेक्ट में बिल्कुल कम आना है पेशेंट को। ये सारी चीजें हमें पेशेंट को एजुकेट करनी है। नेक्स्ट क्या बताना है हमें, यूज कैटरेक्ट ग्लासेस। आफ्टर सर्जरी जो डॉक्टर्स होते हैं वही खुद से प्रोवाइड करते हैं, कैटरेक्ट ग्लासेस होते हैं, ये स्पेसिफिकली होते हैं जिस ये क्या करते हैं, आई को चारों तरफ से कवर करके रखते हैं, ना तो इसमें कोई भी डस्ट जा सकता है ना कोई हवा जा सकती है। जो क्या करता है, कैटरेक्ट के आफ्टर ऑपरेशन वो क्या करता है, इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करता है। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था, जिसके अंदर एक बार फिर से समराइज करते हैं, हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसकी डेफिनेशन देखी, इटियोलॉजी देखी, और हमने उसके बारे में क्लासिफिकेशन देखा था, जो कौन कौन से बेसिस के ऊपर था। एक तो लोकेशन के बेसिस के ऊपर था, जो इटियोलॉजी के बेसिस के ऊपर था, जो डिग्री के ऊपर बेसिस था। उसके बाद में हमने साइन और सिम्टम्स जैसे डिस्कस किया। अर्ली साइन कौन सा होता है, इसके अंदर जो ब्लरिंग ऑफ द विजन होता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, और उसके बाद में जो मेन सर्जरीज थी, 3 सर्जरी हमने परफॉर्म करवाई, ICCS, नेक्स्ट क्या ECCS, नेक्स्ट कौन सा था, फैको इमल्सिफिकेशन, जो आज के मॉडर्न टाइम में वही यूज में ली जाती है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशन कम होने के चांसेस होते हैं।
उसके बाद में हमने अब डिस्कस किया पोस्ट ऑपरेटिव, जो हमें केयर प्रोवाइड करनी होती है पेशेंट को। उसके बाद में हमें पेशेंट को ये सारी केयर प्रोवाइड करने के बाद में हमें उसे फॉलोअप के लिए भी बताना है कि आप हम अपना फॉलोअप रेगुलरली करवाते रहें। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बोस नर्सिंग एजुकेशन। थैंक यू।